एक गांव में रमेश और अनामिका एक दंपति रहते थे। उस गांव में रमेश की माँ शारदा का बहुत अच्छा नाम था, पर अनामिका की वजह से वो सम्मान उनका खत्म हो गया। अनामिका के हाथ हद से ज्यादा लंबे थे और उन हाथों से वो अक्सर डकैती किया करती थी। शारदा को ये बात पता नहीं था, पर गांव वाले उसकी बहू से तंग आकर उसके पास आकर शिकायत करते हैं। तभी शारदा एक दिन इस विषय में कहती है, क्या रंगा, क्या राजेंद्र, तुम लोग आए हो? कोई काम है क्या, या फिर कोई गलती हो गई? बहुत बड़ी गलती है। हम धैर्य के साथ इंतजार कर रहे थे ताकि आपकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, लेकिन हमारी मुश्किल बढ़ती ही जा रही है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। माँ, आप ही को हमें बचाना होगा। क्या हो गया रंगा? कम से कम राजेंद्र तुम तो बताओ। हम अपने मुंह से नहीं बता सकते, लेकिन हम आपको दिखा सकते हैं, तब आपको विश्वास हो पाएगा। आज रात आपको हमारे घर आना होगा माँ, तब आपको पूरा मामला पता चलेगा। आपको जरूर आना होगा। ठीक है, रात के वक्त मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। शारदा से ऐसा कहकर रंगा और राजेंद्र वहाँ से चले जाते हैं। ठीक रात के 8 बजे रंगा और राजेंद्र के घर शारदा पहुँच जाती है। अब रंगा बताओ, क्या तुम दिखाना चाहते हो? क्या है वो? वहाँ देखिए माँ, आपको सब समझ में आ जाएगा। रंगा की बातें सुन के शारदा देखने के लिए मुड़ती है। वहाँ उसकी बहू अपने लंबे हाथों से लोगों के घर के अंदर हाथ डाल के खाना निकाल के खा रही थी। सिर्फ 1 या 2 घरों में नहीं, उसने रसोई से खाना लिया और कई लोगों के घरों में सभी चीजें जो सामने मिला उसे उसने चुरा ली। अपने मन मर्जी खाती है और सब कुछ खराब भी कर देती है। अनामिका का यह व्यवहार देख के शारदा काफी डर जाती है। रंगा और राजेंद्र भी शारदा को उसकी बहू की हरकतें दिखाने में काफी डर रहे थे। इतने दिनों से हम आपको ये बात बताने की सोच रहे थे, हमें लगा आपको बुरा लगेगा, इसलिए नहीं बताया। आपकी बहू की हरकतों की वजह से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हम उससे सवाल नहीं कर सकते हैं। कृपया कुछ करे और अपनी बहू की इस हरकतों से बचाए, ताकि आइंदा ये सब ना हो। रंगा, राजेंद्र, इतने दिनों से मुझे पता नहीं था कि ये सब हो रहा है। बहू की ओर से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। मुझे बस 1 दिन का समय दो, फिर तुम लोगों को कभी ये समस्या नहीं होगी। शारदा की ऐसी बातें सुन के रंगा और राजेंद्र बहुत खुश हो जाते हैं। फिर शारदा गुस्से से लाल पीला होके घर लौटती है। घर पर अनामिका थी, लेकिन रमेश खर्राटे लेके सो रहा था। रमेश को नींद से जगा के शारदा ने सारी बातें उसे कही। तुम क्या कह रही हो माँ? मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ। अनामिका ऐसा भी कर सकती है क्या? मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, पर मैंने अपनी आँखों से देखी, तब जाके पूरा विश्वास हुआ। अब हमें क्या करना चाहिए माँ? इस गांव में गलती करने वालों को सजा देने वाली मैं ही हूँ। मुझे अपनी बहू को भी सजा देनी पड़ेगी। मुझे उसे गिरफ्तार करवाना पड़ेगा। ठीक है माँ, मैं आप ही का बेटा हूँ। आपके तरह ही मैं भी न्याय को साथ देता हूँ। मैं भी देखूंगा अन्याय ना हो। अनामिका को हमें सबक सिखाना ही पड़ेगा। जब रमेश और शारदा ऐसी बातें कर ही रहे थे, तभी इंस्पेक्टर साहब वहाँ आते हैं। क्या हुआ मैडम? आपने हमें फोन करके जल्दी आने के लिए कहा। शारदा उन्हें पूरी कहानी बताती है। जब वो बातें कर ही रहे थे, तभी अनामिका वहाँ पहुँचती है। उन सभी को देख के अनामिका बहुत चिंतित हो जाती है। अनामिका को देखकर शारदा का गुस्सा उथल के गिरने लगता है। इसे अरेस्ट कीजिए इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरे घर की मर्यादा को तोड़ा है। चोरी करने की वजह से जो सबक सिखाना है आप सिखाइए। अरेस्ट करके ले जाइए इसे। ठीक है मैडम। सासू माँ, मैं क्या कहना चाहती हूँ सुनिए। मैं बहुत हो गया, अब चुप करो। यहाँ कोई नहीं है तुम्हारी बात सुनने के लिए। तुमने जो गलती की है उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। शारदा इस तरह चिल्ला के कहती है। इंस्पेक्टर साहब अनामिका को अरेस्ट कर लेते हैं। अनामिका रोते रोते वहाँ से चली जाती है। पुलिस स्टेशन जाके अनामिका को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। वहाँ पे भी अनामिका अपने लंबे हाथों की मदद से पुलिस के ही लंच बॉक्स चुरा के खाने लगती है। अनामिका की इस हरकत को देख के पुलिस वाले भी डर जाते हैं। वो समझ गए कि अनामिका को अपने साथ रखना नुकसानदायक होगा, इसीलिए उसे घर छोड़ाते हैं। शारदा मैडम, आपकी बहू के कारण हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम उसकी वजह से परेशानी में नहीं पड़ सकते। कृपया अपनी बहू को आप खुद ही सबक सिखाएं।
इंस्पेक्टर साहब के जाने के बाद अनामिका पर कोई बदलाव नहीं आता। एक दिन वो होटल गई और अपने लंबे हाथों की मदद से वो दूसरों के प्लेट से खाना चुरा के खाने लगी। उस होटल में बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। सीसीटीवी कैमरा में अनामिका की चोरी पकड़ी जाती है। लोग आके अनामिका को पत्थर से मारने लगते हैं। तभी भी अनामिका को अकल नहीं आती। अनामिका की व्यवहार की वजह से रमेश को काफी तकलीफ सहनी पड़ी। उस रात वो अनामिका के सामने रोने लगता है। तुम्हारी वजह से सबके सामने मेरा सर झुक गया। तुम जैसी पत्नी के साथ रहने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मुझे ये जीवन नहीं चाहिए। रमेश आत्महत्या की कोशिश करने के लिए कमरे में जाता है और जाके अपना दरवाजा बंद कर लेता है। अपने पति के इस बर्ताव से अनामिका दुखी हो जाती है। नहीं जी, नहीं नहीं, आप ऐसी बातें मत कीजिए। आप ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम बेकार की साथी हो। तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर कर रही हो। तुम खुद तो चैन से बैठ नहीं रही हो और मेरे बेटे को भी रहने नहीं दे रही हो। तुम्हारा नाश हो। अरे कोई मेरे बेटे को बचाओ। अजी सुनते हो? सुनो, मेरी बात सुनो। ऐसी गलती मैं नहीं करूंगी। मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी। हमेशा आपकी बात सुनूंगी। आप बस इस तरह से आत्महत्या मत कीजिए। अनामिका की ऐसी बातें सुन के आंखों में आंसू होने के बावजूद रमेश आत्महत्या नहीं करता है। तब से अनामिका अपने पति और सासू माँ के साथ घर पे अच्छे से रहने लगती है और पसंदीदा व्यंजन बना के खाने लगती है। बिना चोरी किए हुए भी अनामिका को उसका पसंदीदा खाना मिलने लगता है और पसंदीदा खाना खाकर वो मन में बहुत संतुष्ट होती है। बहू का ये बदला हुआ व्यवहार देखकर सासू माँ बहुत खुश होती है। रमेश भी अब से अपनी पत्नी को धीरे धीरे समझने लगता है। जो उसे पसंद आता है उसे खिलाकर उसे खुश करता है। ऐसा तक कि रमेश कभी कभी होटल से, ढाबे से खाना पार्सल ले आकर भी अनामिका को खिलाया करता था। इस तरह से अनामिका का खाना चोरी करने की जो लत थी वो छूट जाती है। बहू का ये स्वभाव देखकर शारदा बहुत खुश होती है और उन दोनों को खुश देखकर रमेश भी खुश होता है। रामपुर गांव में रमेश और अनामिका एक दंपति रहते थे। रमेश की मां कैंसर से पीड़ित थी। रमेश और अनामिका उनके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए कई जगह ले जाते हैं। वो कई बड़े बड़े अस्पतालों में भी गए। वो इलाज के साथ साथ शारदा की अच्छी देखभाल भी करते थे। रमेश खेती-बाड़ी का काम करके अपने परिवार का देखभाल करता था। रमेश के पास 5 एकड़ जमीन थे। उसमें कुछ अंश में उसने धान की खेती की और खेत के बाकी कुछ हिस्सों में उसने आम के पेड़ लगाए। वहाँ से जो पैसे आते थे वही वो अपने घर पे खर्च करता था। ऐसे ही उनका परिवार चल रहा था। तभी एक दिन रमेश अनामिका से कहता है, अरे अरे अनामिका, अनामिका कहाँ हो? जल्दी से खाना लगाओ, मुझे खेत जाना है। अजी आज आप इतने चिड़चिड़े क्यों हैं? क्या हो गया आपको? अरे हमारे पड़ोसी गांव के जानवर हमारे खेतों के रास्ते से जा रहे थे। खेतों को खेलने के लिए अभी पैसे नहीं है। उन जानवरों के लिए हमारे खेत खराब होंगे। हर दिन लड़ाई वो अलग। उस गांव से लोग आज मुझे मारने आए थे। अरे उन्होंने तुम्हें मारा है क्या? नहीं, पर इस बार अगर वो जानवर हमारे खेत में आए तो मैंने कह दिया कि मैं चुप नहीं रहूंगा। लड़ाई क्यों करना? हम अच्छे से रह रहे हैं ना, समझौता कर लीजिए ना। अनामिका और रमेश जब ऐसी बातें कर ही रहे थे, शारदा वहाँ खांसते खांसते आती है। बेटा, कल मेरी दवाइयाँ खत्म हो जाएगी, जरा देख लेना। ठीक है अनामिका, मैंने अपने कमरे में पैसे रखे, ले आना। वो पैसे तो आपने पेड़ों के खाद खरीदने के लिए बचा रखे थे ना? हाँ, उसी पैसे के बारे में कह रहा हूँ। अरे तुम आम के पेड़ों के लिए पैसे मेरे दवाइयाँ खरीदने क्यों खर्च कर रहे हो? 1 महीने बाद जब पैसे आएंगे तब तुम ले आना बेटा। माँ, आम के खेतों से हमें कुछ अच्छा मुनाफा हुआ है। तुम ज्यादा जरूरी हो। इतनी मेहनत तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ना। ज्यादा बात मत करो, मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ ले आऊंगा। रमेश पैसे लेकर अपनी माँ की दवाइयाँ लाने चला जाता है। उस दिन रमेश बहुत दिल से दुखी था। रात के भोजन के बाद वो इस बारे में सोचने लगता है। अनामिका को ये बात समझ में आती है। কি হয়েছে গো? কি এভাবে তুমি অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করছো? कुछ नहीं अनामिका, मैं इतना परिश्रम करता हूँ पर मुझे अच्छा फल क्यों नहीं मिलता है? इस बार आम के भाव लगता है अच्छा जाएगा। अगर हम आम के पेड़ में खाद देते हैं तो अच्छा फल मिलेगा। संभावना है कि हमें अच्छे भाव मिलेंगे। पर आज सारे पैसे मैंने माँ की दवाइयों के लिए खर्च कर दिए, जिस वजह से मैं अब खाद नहीं छिड़क सकता।
जिससे अच्छा फायदा भी नहीं होगा। इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ अनामिका। हाँ जी, मैं भी इस बात से दुखी हूँ, पर मैं आपसे एक बात कहना चाह रही थी। उस बात को सुन के जरूर आप खुश हो जाएंगे। क्या है अनामिका? डॉक्टर जो शहर में रहते हैं, सासू माँ का ऑपरेशन और इलाज करते हैं, वो हमारे गांव में रहने आ रहे हैं। यहाँ वो 6 महीने तक रहने वाले हैं। तब तक हम पैसे की व्यवस्था कर सकते हैं और हम उनका अच्छा इलाज भी करा सकते हैं। उसके लिए कम से कम 5 लाख रुपए का खर्च आएगा। ये सोचकर दिल खुश हो रहा है, पर पैसों के बारे में सोचकर मन दुखी हो जा रहा है। ठीक है अनामिका, मेरे जैसे मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए उधार भाइयों की तरह है, मुसीबतें आंसू बच्चे की तरह है। जीवन के साथ साथ ये सब भी सहन करना पड़ेगा। अब क्या करे, भगवान कभी न कभी हमारे लिए कुछ अच्छा जरूर करेंगे, क्योंकि मुझे भगवान से ज्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा है। मैं खाद के बारे में पहले भी पढ़ चुकी हूँ। मैं खुद आम के बागान जाकर नेचुरल फर्टिलाइजर आम के पेड़ में छिड़क दूंगी। आप चिंता न कीजिए। ठीक है अनामिका, कल से तुम भी मेरे साथ खेत में चलो। हम दोनों मिलके काम करके लौट आएंगे। मैं भी तुम्हें सहायता करूँगा। दुखी होकर रमेश और अनामिका बात कर रहे थे। अगले दिन अनामिका नेचुरल फर्टिलाइजर बना के खेत में ले जाती है और पेड़ों पे छिड़क देती है। 1 महीने के बाद आम के पेड़ में मंजर आ जाते हैं और हरे हरे फल भी नजर आने लगते हैं। अनामिका और रमेश का चेहरा खुशी से खिल जाता है। कुछ ही दिनों के अंदर आम बड़े रंगीले और रसीले दिखने लगते हैं। ये देखकर रमेश की खुशी दुगनी हो जाती है। अनामिका, बहुत अच्छा डील मिला है। उन्होंने कहा है कि आम वो महंगे दर पे ले लेंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है जी। कल वो हमारे खेत जाएंगे और आम तोड़ के ले जाएंगे। कल ही वो सारे पैसे दे देंगे हमें। आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। मैं अभी के अभी मंदिर से आती हूँ। देवी माँ ने मेरी मनोकामना पूर्ण की है। मैं माथा टेक के आती हूँ। ठीक है, तुम जाओ अनामिका। अनामिका फिर मंदिर जाती है। देवी माँ के सामने सर झुका के रोते रोते वो धन्यवाद कहती है। देवी जगत जननी, मेरा परिवार बहुत कष्ट में था। हमारे घर में एक बूंद खुशी नहीं थी। सासू माँ के ऑपरेशन कराने के लिए पैसे नहीं थे। घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसे वक्त में आपने हमारे आम के बागान में कृपा करके बहुत मदद की है हमारी। इसी तरह हमारे परिवार पे कृपा बनाए रखे माँ। मत्था टेक के अनामिका फिर अपने घर के लिए निकल जाती है। वहाँ से वो सीधा अपने आम के बागान में जाती है। वहाँ जाकर आम को देखकर वो खुश हो जाती है। वहाँ कुछ आम बहुत बड़े बड़े लगे हुए थे। उन्हें वो घर ले आती है। जैसे ही उन आमों को उसने काटा, वो बड़ी आश्चर्य हुई। उन आमों के अंदर पैसों की बंडल थी। अनामिका के लिए ये एक अजूबा था। वो तुरंत अपने पति को बुलाकर दिखाती है। ऐसा तक कि रमेश भी आश्चर्य हो जाता है। मुझे पता है जी, ये सब देवी माँ की कृपा है हम पर। मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत उत्साहित भी हूँ। मतलब अनामिका, हमारे सारे फल ऐसे ही हैं? ऐसा कह के अनामिका और रमेश तुरंत अपने खेत में जाते हैं। सारे आम काट के ले आते हैं और उनमें से पैसे निकाल लेते हैं। उन पैसों से अनामिका शारदा की जांच कराती है। कुछ दिनों के बाद वो शारदा को शहर के अस्पताल में चिकित्सा के लिए ले जाते हैं। परीक्षा करने के बाद वो कहते हैं कि शारदा का ऑपरेशन के लिए सारा बंदोबस्त वहीं पे हो जाएगा। इस बात से रमेश बहुत खुश होता है। डॉक्टर साहब कहते हैं पैसों का बंदोबस्त करने के लिए। आम बेच के जो पैसे उन्हें मिले थे, वो पैसे वो शारदा के ऑपरेशन में खर्च करते हैं। कुछ दिनों में शारदा ठीक हो जाती है। फिर उसे घर ले आया जाता है। शारदा को स्वस्थ देखकर अनामिका और रमेश बहुत खुश होते हैं और कुछ पैसे जो उनके पास थे, उनसे वो गरीबों की मदद भी करते हैं। ईश्वर के आशीर्वाद से बिना किसी परेशानी के वो परिवार खुशी खुशी रहने लगा। तब से उस परिवार पे कोई संकट नहीं आई और वो परिवार खुशी खुशी रहने लगा।